नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। रूस और यूक्रेन के बीच महातबाही वाली जंग जारी है। आज युद्ध का 22वां दिन है। भीषण लड़ाई अभी भी जारी है। स्कूल हो, कॉलेज हो, थिएटर हो, हर जगह तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। आज यूक्रेन युद्ध के मामले पर द हेग यानी इंटरनेशनल कोर्ट ने बहुत बड़ी टिप्पणी कही। आईसीजे ने यूक्रेन युद्ध को फौरन रोकने का आदेश दिया। हालांकि थोड़ी देर पहले क्रेमलिन यानी रूसी सरकार ने इस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। यानी ये महायुद्ध अब भीषण रूप ले चुका है। आपको हम हर शहर की तस्वीर दिखाएंगे, वहां की बर्बादी, वहां की तबाही का मंजर दिखाएंगे। इससे पहले आज की 6 बड़ी तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। रशिया यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। एक और रशिया ताबड़तोड़ मिसाइल से अटैक कर रहा है और उसके फाइटर जेट यूक्रेन पर बम बरसा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है। वॉर जोन की 6 अलग अलग तस्वीरें ये तस्दीक करती हैं कि कैसे हाहाकार है, लोग परेशान हैं, लाखों लोग पलायन कर चुके हैं। कोई रेलवे स्टेशन पर शरण ले रहा है, कोई मेट्रो स्टेशन पर शरण ले रहा है, कोई अंडरग्राउंड बंकर में अपना जीवन गुजारने पर मजबूर हो चुका है। शहर के शहर तबाह हो गए हैं। इसके बावजूद शांति के लिए कोई समझौता नहीं हो पाया, कोई राहत नहीं मिल पाई। रूस का एक तरफ हमला लगातार जारी है तो वहीं यूक्रेन भी घुटने टेकने के लिए इनकार कर चुका है। वो ये लड़ाई तब तक जारी रखेगा जब तक कि रूस अपने कदम पीछे नहीं खींच लेता। यूक्रेन पर रशिया के मिसाइल हमले का एक और नया वीडियो सामने आया है। रात के वक्त यह हमला किया गया। आप तस्वीरें देखिए। यूक्रेन के एक शहर में हाई राइज बिल्डिंग पर मिसाइल दागी गई। इस धमाके में रिहायशी इमारत तबाह हो गई। तेज धमाके के साथ ये बिल्डिंग कैसे तबाह हुई उसकी तस्वीर देखिए। ऐसा नहीं है कि केवल रिहायशी इलाके में ही रशियन सेना टारगेट कर रही है। हम डे 1 से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रात के वक्त जो अटैक किए गए, जो कैमरे में कैद हुए, यूक्रेन में रशिया के अटैक का ये एक और वीडियो। यूक्रेन के मिलिट्री ठिकाने पर रॉकेट दागे जाने का दावा किया गया। बताया जा रहा है कि यह मिलिट्री ठिकाना एक एम्यूनिशन डिपो हो सकता है जहां रशियन हमले से भारी तबाही हुई है। वॉर ऑपरेशन रुकेगा नहीं, लगातार चलता रहेगा। एक एक करके तमाम तस्वीरें हमने आपके सामने रखी। एक और वीडियो हम आपको दिखाएं उससे पहले हमारे खास मेहमान स्टूडियो में ही मौजूद हैं। विशंबर दयाल जी हमारे साथ हैं। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद भी स्टूडियो में मौजूद हैं। मनीष, एक के बाद एक कई सारी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि ना रशियन आर्मी रुकने के लिए तैयार है, ना यूक्रेन झुकने के लिए तैयार है। हमारे साथ मेजर जनरल GD बख्शी जुड़ गए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी शिवाजी भी जुड़ गए हैं। जनरल संजय मेस्टन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। हम एक एक करके इन हर तस्वीर पर चर्चा करेंगे और मैं शुरुआत जनरल GD बख्शी आपके साथ कर रही हूं। ना यूक्रेन झुकने के लिए तैयार है और ना रूस रुकने के लिए तैयार है। भले ही आईसीजे कुछ कहता रहे, भले ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव कुछ भी बनाया जाता रहे, लेकिन रशिया का वॉर गेम आखिर है क्या? 22 दिन हो चुके हैं। देखिए, मैं बहुत देर से कह रहा हूं कि अमेरिका ने, नेटो ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं डालेंगे। नंबर 1, वो कोई नो फ्लाई जोन भी नहीं एनफोर्स कर सकते। इस हालात में नहीं है। मिलिट्री इंटरवीन नहीं कर सकते, नो फ्लाई जोन नहीं कर सकते। मुझे बताइए, रूस को ऐसी हालात में क्या जल्दी है? क्या जल्दी है? वो तफसील से बड़े बड़े शहरों को घेर कर आबादी को निकल जाने का टाइम दे रहा है और भारी बमबारी कर रहा है। साथ साथ साइकोलॉजिकल ऑपरेशन के तहत वो नेगोशिएशन कर रहा है कीव से कि जब भी कीव मान जाए तो उसकी उतनी जानें बचेंगी, उतनी तबाही यूक्रेन की कम होगी। लेकिन साहब, यूक्रेन के ज़ेलेंस्की साहब जो है उकसावे में आकर अमेरिका के, वेस्ट के, वो प्रिमा डोना बनना चाहते हैं, वो लड़ाई को खींचना चाहते हैं। और अमेरिका और वेस्ट तो बहुत खुश है कि अगर वो रूस से आखिरी यूक्रेनियन तक लड़ लें। जितनी ये लड़ाई लंबी खींची जा रही है
उतना नुकसान यूक्रेन के लोगों का हो रहा है, दुनिया की इकोनॉमी की तबाही हो रही है। और बात यह है कि जो भी हथियार वो दे रहे हैं, वो जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल, वो स्टिंगर शोल्डर फायर्ड मिसाइल, ये सब रक्षात्मक और डिफेंसिव हैं, यानी कि ये लड़ाई को लंबा खींच सकते हैं, ये लड़ाई जितवा नहीं सकते। बिल्कुल लड़ाई जितवा नहीं सकते, लड़ाई को लंबा खींच सकते हैं। तो ऐसी लड़ाई ज़ेलेंस्की क्यों लड़ना चाहते हैं? मेजर जनरल विशंबर दयाल, कोई भी देश का राष्ट्रपति आखिर क्या चाहता है? वो राष्ट्रपति तभी रहेगा ना जब उसका देश रहेगा, जब वहां पर संसाधन रहेंगे, जब वहां की इकोनॉमी रहेगी, जब वहां के लोग रहेंगे। 30 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं, युद्ध अभी तक जारी है, रशिया रुकने वाला नहीं है। ये डिफेंसिव अप्रोच आखिर ज़ेलेंस्की को कहां तक ले जाएगी? देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो रशियन स्ट्रैटेजी है, वो जो जनरल बख्शी कह रहे थे, ऑलमोस्ट मैं मानता हूं वही है। उनका सिर्फ एक, वो सोचते हैं कि किसी ना किसी स्टेज पे जो जनता है यूक्रेन की, वो हाहाकार मचाएगी। जब वो हाहाकार मचाएगी तो ज़ेलेंस्की और उनके जो साथी हैं उन पर दबाव पड़ेगा, और जब वो दबाव पड़ेगा, जब वो अपने क्रिटिसाइज करेंगे अपनी लीडरशिप को, तो मैं समझता हूं उस वैक्यूम में रशिया जैसे करता है, रशिया फिर करेगा। लेकिन ज़ेलेंस्की जो प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे, वो शायद कहीं ना कहीं 3-4 चीजें बिल्कुल मिसकैलकुलेट कर गए शुरू से ही। पहले तो वो मिसकैलकुलेट कर गए कि कोई ग्राउंड पे आएगा, उनकी मदद करेगा, नाटो ज्वाइन करेगी। बिल्कुल मिसकैलकुलेट है, क्योंकि वो स्पष्ट है नाटो नहीं इन्वॉल्व करेगी। इन्वॉल्व भी नहीं, पहले नाटो की एनालिसिस करते, नाटो कितने दिन से इनफेक्टिव है, नाटो कितने दिन से नाटो की फोर्सेस ने तैयारियां नहीं कर रखी। अब नाटो जाके सिर्फ नाटो की फोर्सेस अब तैयार हुई हैं अपने को डिफेंड करने के लिए, ना कि यूक्रेन को डिफेंड करने के लिए। तो ये उनकी कैलकुलेशन बिल्कुल गलत थी। दूसरी उनकी गलती जो मैं समझता हूं ये हुई कि कहीं ना कहीं रशिया जो है वो बैकआउट कर जाएगा। लेकिन रशिया, प्रेसिडेंट पुतिन के पूरे अगर आप जीवन को देखें, वो बैकआउट नहीं करेंगे, और उनकी ये स्ट्रैटेजी रहेगी कि इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, फायर से डिस्ट्रॉय करेंगे। फायर असॉल्ट है ये, क्योंकि ह्यूमन कॉस्ट जो है वो रशिया भी देने को प्रिपेयर्ड नहीं है। शहरों में लड़ने का मतलब है एक ह्यूमन कॉस्ट। वो ह्यूमन कॉस्ट का फैक्टर जो पहली बार जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की जो फोर्सेस गई थी, उसके बाद रशिया बहुत अच्छी तरह समझ चुका है। तो ह्यूमन कॉस्ट वो देने को तैयार नहीं है, इसलिए ये शहर जो है बर्बाद हो जाएंगे। जब ये शहर बर्बाद हो जाएंगे, जैसे सीरिया में हुआ था, तो अपने आप ज़ेलेंस्की जो है, और इसके 2 स्तंभ हैं। जब तक मारियोपोल और खार्किव में रूस का, डॉनबास के नॉर्थ और साउथ शोल्डर पर, और साउथ शोल्डर तो फिर क्रीमिया को ले जाता है ना, जब तक इस पर कब्जा नहीं होगा, डॉनबास रीजन में जब तक उसका कंट्रोल नहीं होगा, वो नहीं रुकेंगे। इसके बाद वो सोचेंगे कि कीव को अटैक करना या नहीं करना। तो फिर सवाल ये उठता है कि विशंबर दयाल जी, फिर तो सवाल ये उठता है कि ये अभी तक डॉनबास, जो कि पहले जिससे वो फ्री घोषित कर चुके थे, खार्किव जहां पर वो डे 1 से कैप्चरिंग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो अभी तक कर क्यों नहीं पाए हैं? मैं इस पर जनरल अश्विनी सिवाज जी की राय लेना चाहती हूँ। रूस को फिर इतना समय क्यों लग रहा है? खार्किव अब तक उनके शिकंजे में होना चाहिए था। कीव में कब से हम सुन रहे हैं कि वो चढ़ाई कर चुका है, अभी तक शिकंजा नहीं कसा, क्या वजह है? हाँ देखो मीनाक्षी, कहीं ना कहीं जो आप बातचीत हो रही कि ज़ेलेंस्की ने मिसकैलकुलेट किया, मुझे लगता है कि ऐसा ही मिसकैलकुलेशन रूस ने भी किया। उसने अपनी पोजीशन को ओवर एस्टिमेट किया और यूक्रेन की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट किया। आपने सही बोला कि ये जो खार्किव है, इसको फाइनेंशियल कैपिटल है ये यूक्रेन की, ये डॉनबास के इलाके के पास है। जब उसने डोनेट्स्क और लुहांस्क का एरिया ले लिया था, तो ये करीब 30 से 35 किलोमीटर दूर है। खार्किव को रूस ने 2 बार लेने का जो दावा किया, मगर फिर यूक्रेन की फौज ने उसको वापस ले लिया। ये सच्चाई है कि ये लड़ाई जो है बहुत लंबी खिंच रही है। देखो 2-3 बातें मेरे को लगती हैं जो कि जिस प्रकार से ये लड़ाई हो रही है, लड़ाई आपस में ज्यादातर रॉकेट, मिसाइल और आपकी ड्रोन्स की लड़ाई है। ये नजदीक की लड़ाई तो हो नहीं रही। जिसके पास जितना ज्यादा साधन है वो उतना नुकसान कर रहा है। नुकसान की सच्चाई ये है, रूस तो अपनी फौज लेके आई है, मगर यूक्रेन के तो सिविलियन भी हैं, तो सिविलियन की कैजुअलिटी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होगा। आज की तारीख में ऑलमोस्ट 70% जो यूक्रेन है बिल्कुल बर्बाद हो गया है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है। और अब मुझे लगता है कि जो कीव के बारे में बात कर रहे हैं कि हो सकता ले ना ले, कीव को कोशिश कर रहा है रूस, जैसे कैसे नहीं कर रहा, उड़ रहा है मगर ले नहीं पा रहा, क्योंकि सच्चाई है जो एंटी टैंक डिफेंस बढ़ाई हुई है
कीव के चारों तरफ, वो भी एक काफी मजबूत है, जिसके अंदर जो स्टिंगर मिसाइल, उसके बाद जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, और क्योंकि बनावट ऐसी कीव की वस्त्रबद्ध गाड़ियां अंदर नहीं जा सकती, टैंक नहीं जा सकते, वो रॉकेट और मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, पर मनोबल अभी तक टूटा नहीं है। तो मुझे लगता है ये लड़ाई काफी लंबी खींच रही है, इसमें नुकसान यूक्रेन का बहुत ज्यादा हो रहा है और कहीं ना कहीं रूस का भी, और इसका फायदा अमेरिका को हो रहा है। अमेरिका को ऑयल और गैस बेचने का मौका मिलेगा, उसकी आर्मामेंट इंडस्ट्री बहुत अच्छा करेगी। उसने $1 बिलियन अभी एड दी है, जो आएगी अभी नजदीक के टाइम में यूक्रेन में, वो दर्शाती है कि आज छोटे छोटे देश सभी वल्नरेबल फील कर रहे हैं, वो हथियार की तरफ जाएंगे, वो हथियार खरीदेंगे, और हथियार जितना ज्यादा खरीदेंगे तो अमेरिका की एक विन विन सिचुएशन है। तो मुझे लगता है इस तरीके से भी हम देखें, जो आप अंतर्राष्ट्रीय दबाव की बात कर रहे हैं, आपने इसमें अमेरिका का पक्ष रखा जनरल फिवाच। जनरल मेफ्टिन, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो रशिया पर बनाया जा रहा है, कई मायनों में कभी कभी लगता है ये ढकोसला भर है। अगर वाकई में यूक्रेन की मदद करनी थी तो ऑन ग्राउंड जाकर लड़ाई लड़ते। वो केवल वो फाइनेंशियल एड देने की बात कर रहे हैं, मिलिट्री एड देने की बात कर रहे हैं, कभी कहते हैं हमारे नाटो के सैनिक जितने पड़ोसी मुल्क है वहां पर जाकर तैनात हो गए हैं, लेकिन हासिल क्या है? जंग अगर चलती रही, अगर शांति स्थापित नहीं हो पाए, तो ये जितने ह्यूमन राइट के लिए संस्थान बना रखे हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इन सबका फायदा क्या? मीनाक्षी, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। और देखिए, कुछ इश्यूज पहले उठते हैं। पहला इश्यू ये उठता है कि ये जो लड़ाई हो रही है, लड़ाई के कितने तरीके हैं? क्या एक डायरेक्ट वॉरफेयर ही है? दूसरा पहलू लड़ाई का है इनडायरेक्ट वॉरफेयर। रूस जो अभी आज की तारीख में लड़ाई कर रहा है वो टोटल डायरेक्ट वॉरफेयर है, लेकिन नाटो और यूएस जो कर रहा है वो इनडायरेक्ट वॉरफेयर है। देखिए, सवाल ये उठता है कि आज यूक्रेन की जनता, यूक्रेन की आर्मी, यूक्रेन की टेरिटोरियल फोर्सेस, वो लड़ाई अभी तक इतने दिन तक कैसे कर गई? आज 22वां दिन है। तो कुछ तो उनका, एक तो लीडरशिप अच्छी है, मुराद हाई है, और एक जज्बा जो होता है, क्योंकि देखिए मैं अफगानिस्तान की भी कई बार तुलना करता हूं। अफगानिस्तान में भी ये हुआ था, लेकिन वहां जिहाद के नाम पे वो लड़े थे अफगानी, और उनको रशियंस को निकाला था। यहाँ पर जो लड़ाई है ये जिहाद के नाम पे नहीं है, यहाँ पर लड़ाई है देश की आजादी का, इंडिपेंडेंस का, सॉवरेनिटी का, इसके, और जो अभी जज्बा है, जो एक सोल्जर है, जो कॉमन सिटीजन है, वो अपनी बिल्डिंग्स, अपने रिहायशी इलाके देख रहे हैं अपने देश को तबाही होते हुए, तो उसका जज्बा और बढ़ेगा, तो ये लड़ाई और चलेगी। तो नाटो और यूएस इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें देखिए सबसे बड़ी चीज है ये हथियार देने। ये हथियार आ रहे हैं, और वो जो वेस्टर्न देशों से आ रहे हैं, 2700 किलोमीटर का बॉर्डर है, उसको गार्ड करना बहुत मुश्किल है। रूस को वहां बहुत सेना या अपनी पता नहीं क्या लगाना पड़ेगा। और वहां पर एक जो कार्पेथियन माउंटेन्स हैं, वो माउंटेन्स तकरीबन 150 किलोमीटर इसके पूरी टेरिटरी में है यूक्रेन के। वो आपका वहां पर उनकी ट्रेनिंग, उनको सब कुछ किया जा सकता है, वहां बेसिस बन सकते हैं, और उसका एक्सटेंशन रोमानिया में है और इधर बुल्गारिया में है। तो उस लिहाज से इनडायरेक्ट वॉरफेयर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, इकोनॉमिक सैंक्शंस हो रहे हैं, उसका प्रभाव तुरंत नहीं होगा, उसका लॉन्ग टर्म होगा। और फिर एक और लड़ाई है जो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आज की तारीख में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जिस प्रकार चल रही है, हकीकत सामने आ रही है। देखिए, हर चीज को हम कोलैटरल डैमेज तो बोल नहीं सकते, कितनी बिल्डिंग्स क्या क्या डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और अगर कोलैटरल डैमेज करेंगे उसको बोलते हैं, तो क्या इनके पास इतनी सेना है कि हर बिल्डिंग में छिपी हुई है? मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तो ये जो कोलैटरल डैमेज हो रहा है, ये बच्चे मर रहे हैं, हॉस्पिटल्स को टारगेट किया जा रहा है, तो इससे भी दुनिया में प्रभाव पड़ता है। तो कहने का मतलब देखिए, इन एनी केस रशिया की ही इमेज डाउन होगी। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष भी स्टूडियो में मौजूद है। मनीष, देखिए जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, मैं निवेदन करूंगी कुछ और तस्वीरें जो बड़ी खबरें हैं वो जनता के सामने हम रखें, जिसमें मारियोपोल से आई हुई, खार्किव से आई हुई कुछ तस्वीरें हैं, जहां पर मनीष यूक्रेन का रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, रशिया की ताकत भी दिखाई दे रही है, लेकिन एंड गेम अभी तक रशिया अचीव नहीं कर पाया है।
रशिया वो सोच समझ के आगे बढ़ रहा है, और खासतौर पे आप खार्किव, कीव या उसके अलावा जो पूरा ईस्टर्न लाइन है अगर उसको देखेंगे तो उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है। इन्वेजन किया, उसके बाद अटैक कर रहे हैं, वहां पे जितने भी सिविलियंस हैं उनको इवैक्यूएट करने के साथ साथ एक पैसेज दे रहे हैं ताकि वो निकलें और जो वहां के मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनको बिल्कुल टारगेट करें, और यही वो कर रहा है। लेकिन यूक्रेन के पास क्योंकि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के तौर पर जेवलिन या एनलो ऐसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं जिसका वो लगातार इस्तेमाल कर रहा है, एम्बुश कर रहा है, और इसी गुरिल्ला वॉरफेयर की वजह से इस समय रशिया को सबसे ज्यादा जूझना पड़ रहा है। चाहे उनके जो मिसाइल्स हैं उनके जरिए जो उनके फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको पूरी तरीके से डाउन किया गया, और यही वजह है कि इस समय 22 दिन हो चुका है और कहीं से भी यूक्रेन का जो पूरा एरिया है या फिर जिस तरीके से रशियन फोर्सेस की डोमिनेंस आगे बढ़ती रही वो पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रही है ऑन ग्राउंड। और आपने देखा कि आर्म्ड यूएवी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने टारगेट किया। जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ हैं। जनरल साहब, जब ये आप इस तरीके के हालात देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं जिसमें जहां पे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है और रशिया को परेशान करने के लिए उनके जो काफिले हैं उसमें एंटी टैंक माइंस का इस्तेमाल करके लगातार धमाका किया जा रहा है, ये स्ट्रेटजी कितनी इंपैक्टफुल है रशियंस के मोटिवेशन लेवल को डाउन करने के लिए? देखिए, मैं एक बारी फिर रिटरेट करना चाहता हूं, जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉ वगैरह ये हैं और जो शोल्डर फायर्ड स्टिंगर्स हैं ये डिफेंसिव वेपन्स हैं। स्टिंगर 3000 फुट की एल्टीट्यूड तक जो भी चीज़ फ्लाई कर रही है, जहाज़ या अटैक हेलीकॉप्टर वगैरह, उनको गिरा सकता है। लेकिन जो भी जहाज़ शोल्डर फायर्ड सैम एनवेलप के ऊपर उड़ रहे हैं, और इराक की गल्फ वॉर 1 और 2 के बाद से कोई बेवकूफ़ ही है जो इतना नीचे आएगा। जब हम भी कारगिल में नीचे गए थे हमने नुकसान उठाया था, उसके बाद हमने तमाम बॉम्बिंग जो है मिड एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड से की थी। प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। डम ग्रेविटी बॉम्ब्स पे हमने भी स्ट्रैप ऑन जीपीएस गाइडेंस किट्स लगा दिए थे। हर चीज़ का तोड़ है कि ये कहना कि साहब केवल लड़ाई हम जेवलिन और स्टिंगर 7 के बूते पे जीत लेंगे, तो बताइए भारत की फौज में कोई 4000 टैंक क्यों है? चीन के पास कोई 7-8 हजार टैंक क्यों है? अब लोग बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो ऑफेंसिव इंस्ट्रूमेंट रख रहे हैं अपनी फौजों में। अगर लड़ाई केवल स्टिंगर और जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से जीती जा सकती है, इससे एम्बुश करके नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वो जो उनकी लॉजिस्टिकल एशलॉन्स हैं उनको अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बताया इससे आप लड़ाई को लंबा खींच सकते हैं। अब अभी यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि साहब हम अमेरिका के पक्ष में हैं और अमेरिका कह रहा है कि ये लड़ाई यूक्रेन जीत रहा है। लड़ाई साहब यूक्रेन की राजधानी में हो रही है, तो किस कोने से ये लड़ाई जीती जा रही है? मुझे तो अपनी बेसिक टैक्टिक्स का थोड़ा सा मुझे अब शक पड़ रहा है कि जीत और हार किसे कहा जाता है। इसका मूल्यांकन होगा कि साहब रूस का ऑब्जेक्टिव क्या है। कल आंतनाव, मेजर आंतनाव साहब जो है, जो रूसी यहाँ पे एम्बेसी में अटैची है, वो मेरे से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे साहब हमें बड़ा खेद है कि जो रूस का पक्ष है वो तो बिल्कुल रखा ही नहीं जाता, केवल CNN और BBC का एको चेंबर भारतीय मीडिया भी बन रहा है। हमें बड़ा खेद है कि हमारी एक भी जो ऑफिशियल हमने स्टेटमेंट दी है किसी को जो है भारतीय मीडिया पे दर्शाया ही नहीं गया। केवल यूक्रेन ज़ेलेंस्की साहब बड़ा अच्छा जो है नाटकीय वो भाषण दे रहे हैं, बट एट व्हाट कॉस्ट? क्या रूस का ऑब्जेक्टिव है खीव और तमाम शहरों पे कब्जा करना? वो साफ मना कर रहे हैं। वो कहते साहब हमको जाके स्ट्रीट फाइटिंग करनी, जबकि हमको पता है चप्पे चप्पे पे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं और जो शोल्डर फायर्ड मिसाइल हैं। हम पागल हैं, हम बेवकूफ़ हैं? हमने आबादी को अलग करना है और रिहायशी इलाकों में ये लोग अगर हथियार लगा रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जनरल बख्शी। जो मैं आपके बयान से आई कुड मेक आउट, यही समझ में आता है कि रशिया इसलिए अभी तक कीव पे, खार्किव पे पूरी तरीके का कब्जा नहीं कर पाया है क्योंकि रशिया भी कोलैटरल डैमेज, वहां के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं जी, इज इट हिज एम टू ऑक्यूपाई खार्किव? दयाल साहब इसको कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। बेसिक पकड़ना था वो डॉनबास में, डोनेट्स का रीजन, लुहांस्क का रीजन, क्रीमिया उसके पास है। जनरल दयाल रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं बख्शी जी आपकी बात पर। जनरल दयाल देखिए,
रशिया कभी भी यूक्रेन पर इस तरह कब्जा करके नहीं बैठना चाहता या कीव पर कब्जा करना। और लोग कह रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट जेलेंस्की को मिटाना चाहते थे, ये करना चाहते थे। बेसिक रशिया का एम जो था वो यही है। और हम बार बार कह रहे हैं कि भाई अगर क्रीमिया को लेने को रशिया ने 1 महीना 5 दिन लगाए थे, 36 डे पे जाके क्रीमिया, और क्रीमिया में एक टाउन है बड़ा, सर्वपतोल जो टाउन है, सबसे बड़ा टाउन है, उसको उसने छोड़ दिया था सिर्फ बमबारी करके। तो ये उसकी स्ट्रैटेजी है, पिछले 25 साल से वो यही कर रहा है। उसका तरीका ये है, उसने वॉरफेयर का तरीका ये है, वो उकसाता है, जो फायर करेगा जहां से उस बिल्डिंग को उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, मिसाइल से डिस्ट्रॉय किया जाएगा, एयर से डिस्ट्रॉय किया जाएगा, और हो सकता है कंप्लीट खार्किव, आज तो तबाह नहीं है, आज तो ये वेस्टर्न मीडिया का है कि खार्किव पूरा तबाह हो गया, मारियोपोल तबाह हो गया। जो शहर तबाह होते हैं उन शहरों से सेफ कॉरिडोर नहीं दिए जाते, क्योंकि लोग आके कहानियां बताते हैं। किसी ने खार्किव से आकर ये नहीं कहा कि शहर तबाह हो रखा है। आज सबसे ज्यादा तबाही मारियोपोल में हुई है, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, मॉल की ये तस्वीर है। इस मॉल में सब कुछ तबाह हो चुका है। जहां पहले लोग घूमने फिरने और मस्ती करने के लिए आते थे, आज वहां पर जगह बिल्कुल तबाह हो चुकी है। हम ये कहते हैं ना कि कैसे इकोनॉमी ध्वस्त होती है, कैसे शहर ध्वस्त होता है, लोगों का रोजगार जाता है, खाने पीने का संकट आता है। अब आप ये मॉल देखिए, पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, सामान तबाह हो चुका है, बिल्डिंग तबाह हो चुकी है। क्या यही ज़ेलेंस्की चाहते थे? बहुत बड़ा सवाल। और ये तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है, जो मॉल है इस समय पूरी तरीके से तबाह हुआ, यहां पे बॉम्बिंग की गई, और फिर उसके बाद जो यहां पर लोगों के रिहायशी इलाके और साथ में जो कनेक्टिव एरियाज थे वो पूरी तरीके से इस समय डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। जनरल वेस्टन, जब ये तस्वीरें दिखती हैं, 22 दिन से लगातार ये तस्वीरें आ रही हैं, फाइनली ज़ेलेंस्की क्या अचीव कर रहे हैं, या फिर इस समय रशियन फोर्सेस जैसे आगे बढ़ रही है, उनके पास 22 दिन बाद क्या हासिल हुआ है? जनरल वेस्टन, बस इसमें एक छोटी सी बात ऐड कर लूं, जो मनीष पूछ रहे हैं वो क्या अचीव कर रहे हैं। मुझे कई बार ये मन में सवाल आता है कि वो शायद हीरो बनना चाहते थे, वो हीरोइज्म अगर अचीव कर पा रहे हो तो वो ये उनका मन जानता है। मीनाक्षी, इसमें देखिए काफी डिफरेंट व्यूज होंगे। पहली बात, एक सवाल उठा है जो मनीष ने उठाया कि दोनों साइड ने क्या अचीव किया है। तो मैं अगर इसको सम अप करूं तो दोनों साइड ने कोई खास अचीव नहीं किया है, और इसको अगर मैं टिपिकल बोलूंगा, ये स्टेलमेट की और स्टेटस को की लड़ाई चल रही है। और देखिए मीनाक्षी, एक और मैं चीज बोलना चाहूंगा। अभी एक पैनलिस्ट थे, वो बोल रहे थे कि मैं कोई प्रो अमेरिका हूं। मैं कोई प्रो किसी का नहीं हूं, मैं एक मिलिट्री एनालिस्ट हूं और अपने व्यूज बिल्कुल फोर्थराइट तरीके से प्रकट करता हूं। मेरा काम है, और मैंने कोई जजमेंट नहीं दिया है कि लड़ाई में ये हार रहा है या वो जीत रहा है। मैंने सिर्फ जमीनी हालात बताए थे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे भी कि कभी भी ये पैनल डिस्कशन में अपने को, लोगों को अपनी लैंग्वेज कंट्रोल करके रखनी चाहिए, क्योंकि ये एक पैनल डिस्कशन है और यहाँ कोई सेंटिमेंटल डिस्कशन नहीं है। तो मेरा भी व्यू पॉइंट इसमें यह है कि जो मैं इसको बोलूंगा, ये स्टेलमेट की लड़ाई है और इस पे अभी तक कोई खास अचीव नहीं हुआ है। अब रशिया की स्ट्रेटेजी, बॉम्बिंग करना, देखिए एक स्टेज आएगी, ये बैटल तो हारेंगे, क्या नाम है, यूक्रेन, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद क्या है, मैं आपको आज बता रहा हूं, ये लड़ाई लंबी चलेगी, वॉर लंबी चलेगी, बैटल जल्दी खत्म हो जाएंगे। और इसमें एंड में आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वेस्ट जनरल बख्शी सुनते, वॉर्सो जब डिक्लाइन हुआ, तकरीबन 600 किलोमीटर की ऐसी आपकी टेरिटरी रशिया ने लूज की, स्ट्रेटेजिक डेप्थ लूज की। उसके बाद जब CIS, ये जो रूस टूटा था, ये क्या नाम है, सोवियत, जब अफगानिस्तान के बाद, उसने उसके बाद फिर से अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ लूज की है। तो ओवरऑल वो अभी तक लूजर रहा है। और इसमें भी आप देखिएगा एंड स्टेट आज नहीं है कि ये 40 दिन की लड़ाई हो गई या 1 साल की लड़ाई हुई है। एंड स्टेट है, अफगानिस्तान में 10 साल हुए थे। तो क्रीमिया कोई एग्जाम्पल नहीं लिया जा सकता है, या जॉर्जिया एग्जाम्पल नहीं लिया जा सकता है। ये पूरा देश अभी यूनाइट हो रखा है, सिर्फ डॉनबैस के इलाके को छोड़ के। और प्रेसिडेंट अगर ज़ेलेंस्की एक्टर हैं, तो फिर उनको सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो क्यों मारना चाहता है? तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रशिया यूक्रेन के बीच चल रही जंग का 22वां दिन, और चर्चा ये चल रही है कि इससे हासिल क्या हुआ, ये जंग कितनी और आगे बढ़ेगी, और क्या ये विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है, क्या ऐसी भी कोई संभावना नजर आती है? जनरल अश्विनी सिवाच, में एक छोटा सा रिएक्शन इस पर आपका चाहती हूं, जो थोड़ी देर पहले दयाल साहब ने कहा या मेस्टन जी ने पूरा रिएक्शन इस पर दिया कि हासिल क्या हो रहा है। जनरल मेस्टन ये कहते हैं कि दोनों तरफ से अभी हासिल कुछ नहीं हुआ है,
जीता कोई नहीं है। हाँ मीनाक्षी, देखो लड़ाई के अंदर जीत किसी की नहीं होती, इसमें कोई शक नहीं है कि नुकसान यूक्रेन को बहुत हुआ है। उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया है, 30 से 35 साल पीछे हो गया है, उसकी जीडीपी कम से कम 3.5 पीछे आ जाएगी। और मुझे लगता है रूस को भी बहुत नुकसान हुआ है, ये हमें समझना पड़ेगा। रूस की छवि पे ऊपर बड़ा फर्क पड़ा है कि जिस प्रकार से सोचा था कि इतनी जल्दी वो कब्जा कर लेंगे, नहीं कर पाए हैं। और ऐसे में रूस को भी नुकसान तीन चीजों से हो रहा है। एक तो उसके जो है, लेकिन सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जैसे जनरल दयाल ने कहा था कि क्रीमिया पर भी रूस ने जब कब्जा किया था, इट टुक 36 डेज। और अगर क्षेत्रफल के लिहाज से भी देखें, यूक्रेन बड़ा है, यूक्रेन के शहरी इलाकों को देख लें, उनकी बनावट इस तरीके की है कि टैंक, आपने खुद ने कहा कि कीव में दाखिल नहीं हो सकते, उस तरीके की लड़ाई नहीं लड़ना चाह रहा है खुद रशिया भी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या ये युद्ध अभी 1 महीना और चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है मीनाक्षी, मुझे भी टाइम दें आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसमें कोई शक नहीं, ये लड़ाई लंबी चलेगी। और ये कहना कि कीव को वो नहीं काबू करना चाहता पर कर नहीं सकता, क्योंकि लड़ाई एक ताली एक हाथ से तो बचती नहीं है। क्योंकि आफ्टर ऑल यूक्रेन भी तो अच्छी लड़ाई लड़ रहा है और उसको हथियार मिल रहे हैं, नाटो हथियार दे रहा है, वो लड़ रहा है। यूक्रेन को नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं रूस को भी नुकसान हो रहा है और फायदा हो रहा है अमेरिका को। अमेरिका के हथियार अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर हथियार को बंद कर सकते हैं तो ये वेस्टर्न यूक्रेन की तरफ से इनकी सप्लाई चेन को क्यों नहीं बंद कर पा रहे हैं? यूक्रेन की कैसे आगे स्टिंगर मिसाइलें कैसे आ रही हैं? जो ये स्विच ब्लेड अभी ड्रोन की बात करें, कहीं ना कहीं पोलैंड से, हंगरी से ये सप्लाई चेन अभी भी खुली हुई है आपके यूक्रेन के लिए। देखो ये लड़ाई दोनों तरफ की है, मेरे को लगता है ये लंबी खिंचेगी, जितनी लंबी ज्यादा खिंचेगी इट इज एडवांटेज टू यूक्रेन, डिसएडवांटेज टू पुतिन। पुतिन को भी अभी अपने देश के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आने लगा है। और देखो 3-4 बड़े सीनियर अफसरों भी रूस के मारे गए हैं और कहीं ना कहीं रूस की भी काफी क्षति है। मैं कहता हूं यूक्रेन की काफी बहुत क्षति है, पर रूस की भी क्षति है। जनरल विशंबर दयाल, मैं आपके पास आती हूं। जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे तमाम मेहमानों ने कहा, एक पक्ष ये कहता है कि जो आप भी कह रहे हैं कि ये युद्ध यहीं पर खत्म होने वाला नहीं, ये युद्ध अभी और लंबा चलेगा। लेकिन एक जो डर बैठा हुआ है कि क्या ये विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी भी? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये विश्व युद्ध नहीं हो सकता। जो शुरू से एक चीज स्पष्ट है कि यूक्रेन जो है वो इस भरोसे पे था कि नाटो उसकी मदद करेगा, लेकिन वो ग्राउंड पर नहीं आएगा और इसमें नाटो इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये रशिया और यूक्रेन का युद्ध है पहली बात तो। और यूक्रेन को रशिया जो है उस तरह नहीं, जैसे अफगानिस्तान में लंबे दौर के लिए रशिया फंस गया था, ऐसे नहीं करेगा। एक बहुत स्पष्ट स्ट्रैटेजी है। क्या पाया उसने स्पष्ट बोला, क्या पाना है, जो पाना है उसके लिए वो संघर्ष कर रहा है। हाँ लड़ाई है, उसमें थोड़ी बहुत टाइमलाइंस डिले होती हैं, पर यह कह देना कि उसकी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज हो गई है, उसका पूरा टाइमलाइन चलेगे और यह कह देना कि अब यूक्रेन का हर आदमी सड़क पे हथियार लेके उतरा हुआ है, यह सब प्रोपेगेंडा है। एक्चुअल लड़ाई जिस तरह से लड़ी जा रही है वो उसकी स्ट्रैटेजी है और उसमें कहीं यूक्रेन काउंटर अटैक कर रहा है। और क्यों कीव पे वो करता है बार बार हमला? ताकि कीव की फोर्सेस ईस्ट में डॉनबास के एरिया में डोनेस्क और लुहांस्क से जो एडवांस कर रहे हैं उसको डेप्थ देने के लिए, ताकि वो उसको जाके रीइंफोर्स ना करें। क्यों खार्किव और मारियोपोल पे क्यों सडनली हम देखते हैं कि ओडेसा पे स्टार्ट कर दिया बॉम्बार्डमेंट, निप्रो पे? ताकि जो फोर्सेस, जहां ये पहली लड़ाई है जब एक किसी कंट्री ने इक्वल नंबर ऑफ फोर्सेस से, उसके 2 लाख थे, इन्होंने तकरीबन 2 लाख कुछ ट्रूप्स आए हैं और 15 सिटीज को एक साथ एड्रेस किया फायर से और उस पर फिर कोई ना कोई कार्रवाई की है। तो जो जहां है उसको वहीं होल्ड करके, और एक्चुअली में पता नहीं उनका एम है कि खार्किव को कब्जा करना है नहीं, पर हां उनका इरादा है कि इस एरिया में सेफ्टी जाए। कुछ तो नेगोशिएशंस के पॉइंट होंगे ना, और इसीलिए नेगोशिएशंस करनी दोनों कंट्री। जब 2 कंट्रीज नेगोशिएशन पे आ जाए ना तो कहीं ना कहीं दोनों का, लेकिन फ्रांस का इसमें दोनों के एम में कहीं कमजोरी पड़ रही है और दोनों का एम कहीं ना कहीं हासिल होता दिख रहा है। रशिया का एम इसलिए हासिल हो रहा है कि वो मारियोपोल तक कब्जे में आ रखा, ऑलमोस्ट वो फ्री है, कहीं भी उसके ट्रूप्स जा रहे हैं, शहर में नहीं घुस रहा ना। लेकिन आज वो क्रीमिया तक फ्री जा सकता है। सबसे पहले खेरसन लिया जो कि क्रीमिया के टिप पे है, और उस तरफ दूसरी तरफ अगर आप, मैं इस पूरी टेरिटरी की, जनरल बख्शी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? कितना प्रोपेगेंडा है सर और कितनी रियलिटी है? देखिए साहब, वही हम मिलिट्री एनालिस्ट का काम है
कि जो शरेआम प्रोपेगेंडा आ रहा है, CIA के 2,40,000 हैकर्स और जो मीडिया वॉरफेयर वाले हैं वो वीडियो वॉर गेम से फुटेज निकाल निकाल के सोशल मीडिया पे डालते हैं, उसी को उठाता है CNN, BBC और दिखाता है कि ये तबाही कर दी, वो तबाही कर दी। अगर CNN की माने तो रूस तो हार चुका है, रूस में तख्ता पलट होने वाला है, पुतिन साहब चंद दिनों के मेहमान हैं। ये साहब थोड़ा हमको, आई थिंक एज मिलिट्री एनालिस्ट वी आर बाउंड टू गो बाय द फैक्ट्स ऑन ग्राउंड। क्या व्हाट इज द मिलिट्री एम ऑफ रशिया? पुतिन ने जो मिलिट्री एम क्लियरली स्टेट किया है, डिस्ट्रक्शन ऑफ मिलिट्री पोटेंशियल यूक्रेन का एंड डी-नाजिफिकेशन। ठीक है, हो सके तो रिजीम चेंज, नहीं तो जो मिलिट्री पोटेंशियल है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। खार्किव में यूक्रेन का T-80 टैंक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है, उसको उसने तबाह कर दिया है। अंतनॉव जहाज मेकिंग प्लांट तबाह कर चुका है। जहां जहां उसको न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उसने पकड़ ली हैं। जो 32 बायोलॉजिकल वॉरफेयर लेबोरेटरीज जो कि अमेरिका ने वहां एस्टैब्लिश की थी, उनको पकड़ लिया है सारा। मेरे को कल वो रूसी पूरे उनके ब्यौरा डिटेल देके गए हैं कि जो जैविक हथियार बनाए जा रहे थे यूक्रेन में, प्लेग के, एंथ्रैक्स के, 10-12 और बीमारियों के, कोविड के, बैट कोरोना वायरसेस के, वो तो साहब आप अगर चाहे फॉक्स टीवी पे जाएं अमेरिका की, वहां भी आपको इसका पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। क्योंकि अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पे जाएं, इसका ब्यौरा मिल जाएगा। ठीक है साहब, इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। एक नैरेटिव जो वेस्टर्न है हम उसको ले रहे हैं। मैं भारतीय एनालिस्ट हूं, मेरा काम भारत के हितों को देखना है, अमेरिका के प्रोपेगेंडा को एको चेंबर नहीं बनना। मैं आपको बता रहा हूं कि रूस का कोई एम नहीं अफगानिस्तान बनाना, हर एक शहर पकड़ना और वहां बैठ जाना। वो पागल होगा, अपना नुकसान कराएगा। खासकर जब उसको, आपका मतलब कि उनके जर्नैलों को यह नहीं पता कि लड़ाई शुरू होने के पहले 6 से 7-8 हजार जैवलिन मिसाइल अमेरिका भेज चुका था पिछले साल। क्या उनको यह नहीं पता कि पिछले साल अमेरिका, यूक्रेन, पोलैंड और लताविया की एक्सरसाइज यहां पे यूक्रेन में हुई थी, जिसमें पूरी स्ट्रैटेजी वर्कआउट की गई थी, किस तरह रूसी फौजों पे नुकसान पहुंचाया जाएगा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और इसके जरिए। ठीक है साहब, फिर जो है वो भी तैयारी करके आया है। पहले उसको कुछ गलत जो है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स दी गई थी कि कुछ तबके हैं यूक्रेन फौज में जो सरेंडर करना चाहते हैं। इसके दिन उसने पहले 2-3 दिन गलती करी, फिर समझ गया क्या है। इतनी अकल उनको भी है जो मिलिट्री एनालिस्ट जो हम लोग कह रहे हैं, उतनी भी उसको अकल है। वो बेवकूफी होगी अफगानिस्तान रिपीट करना और गुरिल्ला युद्ध लड़ना वहां पे। वो जो है, जैसे हमने बांग्लादेश में क्या किया था, क्या हम पकड़ के बैठे थे? ठीक है, इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जनरल बख्शी, लुहांस्क, वो है, एक मिनट मैं जरा खत्म कर लूं। वो है डोनेत्स्क, वो है लुहांस्क और वो है क्रीमिया, सब इसके उसने पकड़ लिए हैं। जहां जहां उसको खाली करना पड़ेगा वो ज्यादा कैजुअलिटीज क्यों ले और ज्यादा वो अपनी फौजों का नुकसान क्यों कराए? बताइए क्या हासिल होगा कीव के अंदर घुस के, जबकि आप प्रिसीजन गाइडेड मिशन से जो भी टारगेट कीव में चाहिए उसको मार सकते कितने हैं। और दिन खींचना चाहता है यूक्रेन, कितने और दिन डिफेंसिव अप्रोच रखेगा। एक लंबा काफिला दिखाई देता है कीव के बाद, इरपिन के पास, जो कि 62 किलोमीटर का है। तो वो किस लिए है? वो जाहिर सी बात है, कीव की तरफ अगर मार्च कर रहे हैं या फिर अगर वो इस तरफ जा रहे हैं तो कीव भी एक उनका एक एजेंडा के तौर पर होगा कि कीव के पास जाना है या कीव पर जाना है। जनरल बख्शी, जब आप इस तरीके से बोलते हैं, देखते हैं इस बड़े पैरामीटर पे, पर्सपेक्टिव पे, तो ये कीव तक जाना अगर उद्देश्य नहीं है तो फिर उद्देश्य रशिया का फाइनली आपको क्या लग रहा है? क्या इंटरप्रिटेशन है आपकी इस पे? देखिए, आप मेरी इंटरप्रिटेशन पे मत जाइए। पुतिन ने हमले के पहले क्लियरली रेडियो टीवी ब्रॉडकास्ट पे क्या बोला? डिस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेनियन मिलिट्री पोटेंशियल। How do you destroy military potential? Get the other army to battle, destroy it using a combination of Iskander missiles, club missiles, cruise missiles और आपकी जो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स
और ज्यादातर वो प्रिसिशन गाइडेड का इस्तेमाल कर रहा है। अब वो धड़ाधड़ हमले कर रहा है अपने ड्रोन से, क्योंकि उसको भी पता है कि वहां स्टिंगर्स हैं। अगर वो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के साथ जाएगा उसको नुकसान होगा। आप ये कह रहे हैं मिलिट्री को पूरी तरीके से निस्तो नाबूद करना चाहता है रशिया, यही उसका एक एम है और यही उसकी अप्रोच है। जनरल सिवाच, आप भी मानेंगे रशिया की यही अप्रोच है? देखो, रशिया की जो अप्रोच थी उसने वो अपनी टैक्टिक्स के साथ आया था, सारी चीजें वैसे नहीं हुई, ये भी हमें समझना पड़ेगा। और अब वो जो कार्रवाई कर रहा है उसको वो लेने की कोशिश करेगा। आप रशिया का क्या अप्रोच है पहले ये तो बताइए। नहीं सर, आप सुने, बताएं। इफ यू विल ओनली स्पीक देन वी विल नॉट एबल टू से एनीथिंग, काइंडली लिसन टू अस आल्सो। द पॉइंट इज, आप देखो, दो पहलू होते हैं हर चीज के। एक पहलू को अगर आप देखेंगे तो आप गलत जा सकते हैं। मेरा मतलब ये है, सच्चाई ये भी है कि जो रूस ने सोचा था वो सब कुछ नहीं हो रहा, और कहीं ना कहीं कीव जो यूक्रेन ने एक रेजिस्टेंस दिया है वो एक प्रकार से काफी काबिल तारीफ है। मैं ये नहीं कह रहा कि यूक्रेन का यह रेजिस्टेंस यूक्रेन को फायदे में रहेगा, ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि यूक्रेन तो बर्बाद हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये नाटो की टैक्टिक्स है, हथियार यूक्रेन को देंगे, यूक्रेन बलि का बकरा बनेगा, और रूस जो है वो भी, उसको भी नुकसान हो रहा है। हमको ये समझना पड़ेगा, ये सोचे कि रूस को कोई नुकसान नहीं हो रहा, कोई रूस की सैंक्शन से भी कुछ नहीं होगा, रूस के जो हथियारों पे भी कुछ नहीं हो रहा, रूस के, वो शायद गलत होगा। मैं ये कहता हूं यूक्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान है, रूस को भी है, और जैसे जैसे हथियार नेटो देता रहेगा लड़ाई ये चलती रहेगी। जो पॉइंट आपने पूछा था, क्या ये सेकंड थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अगर रूस नेटो कंट्री पे हमला करता है, पोलैंड, हंगरी या रोमानिया पे अटैक कर देता है, तो फिर इस लड़ाई लेकिन रशिया तो शुरू से कह रहा है जनरल सिवाच की मेरा और कोई एम है नहीं, हमसे किसी और यूरोपियन देश को भी घबराने की जरूरत है नहीं। जनरल मेफ्टन, एक टिप्पणी आपकी भी इस पर, जो जनरल बख्शी कह रहे हैं रशियन अप्रोच के बारे में और जो जनरल सिवाच कह रहे हैं। देखिए मीनाक्षी, प्रेसिडेंट पुतिन के जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे, बहुत सही बोला है, डीमिलिटराइजेशन था, डीनाजिफिकेशन था, उसमें कोई शक नहीं है। और रिजीम चेंज बाद में, पहले था इनिशियली, बाद में नहीं था, क्योंकि उन्होंने 10 दिन पहले रिकॉग्नाइज कर दिया था ज़ेलेंस्की को एज लेजिटिमेट प्रेसिडेंट, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसी को आप पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स में ट्रांसलेट करिए। अब उसके तरीके हैं कई करने के। एक, जैसे एक एनालिस्ट ने बोला है कि वहां जाके उनकी फौज को मारते रहो, पीटते रहो, उनके हथियार कर दो, पर वो मेरा कहना इस पे ये है कि वो ठीक है, लेकिन इनको भी सपोर्ट मिल रहा है, ये लड़ाई लंबी चलेगी। और मैं बोल रहा हूँ अभी भी कि कुछ बैटल्स वो जीतेंगे, कोई शक नहीं है। कीव भी कैप्चर हो जाएगा, लेकिन क्या डीनाजिफिकेशन हो जाएगा? आज आप बोलिए मेरे को कि उन्होंने बोला था। जनरल बख्शी, जल्दी से इस पर रिएक्शन, जो जनरल मेफ्टन कह रहे हैं कि क्या डीनाजिफिकेशन हो जाएगा, क्या डीमिलिटराइजेशन हो जाएगा? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मेरी कल तफसील में बात एक रशियन अफसर के साथ हुई है। वो काफ़ी तफसील में मेरे को समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए, हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स जो यूक्रेन के अंदर हैं वो है दोनबास का इलाका, मतलब दोनेत्स्क और लुहांस्क, वो हमने पकड़ लिया है। सदर्न कोस्ट लाइन में क्रीमिया हमारे पास ऑलरेडी है। हम क्रीमिया का लैंड लिंक करना चाहते हैं यूक्रेन के साथ, रूस के साथ, वो हमने हासिल कर लिया है। मेन एम्स हमारे वहां थे। यहाँ पे हमने जो सारे इसके बड़े बड़े शहर हैं उनको एनसर्कल कर लिया है। एक शहर के अंदर अगर आप लड़ाई करना चाहते हैं तो याद रहे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्टालिनग्राड, लेनिनग्राड में 6-6 लाख फौजें लगी थी। अगर हमला 1.5 लाख या 2 लाख से थोड़ी कम फौजों से है तो आप 10-15 शहर कैसे पकड़ सकते हैं? ये ट्रूप्स टू टास्क के अंदर अगर आप कैलकुलेशन करें, ये बनता नहीं। वो उसमें घेर के, मेरे पास समय इतना ही था, हम इस चर्चा को और आगे बढ़ा सकते थे, चर्चा को और आगे ले जा सकते थे। ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है और ये युद्ध अभी लंबा और चलेगा जब तक रशिया अपना एंड गेम अचीव नहीं कर लेता। जनरल बख्शी, जनरल मेफ्टन, जनरल सिवाच और साथ ही जनरल दयाल, आप सभी का बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।